आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। अब आरटीएस के बाद ईएमएस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन की रात शब 1 बजे तक ये नताइज आ जाएंगे। पाकिस्तान के हालात देखते हुए, खदोखाल देखते हुए, आप समझते हैं कि 1 बजे तक मुकम्मल नतीजा आ जाना चाहिए? देखा जी, इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखी जाती है। ठीक है कि आज इंटरनेशनल तौर पर एक डिजिटल का वक्त है, डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का एरा शुरू हो चुका है। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी डिजिटल के बारे में बड़ी अहम पेशरफ्त की है। और जहाँ तक हमें हमारी मालूमात है, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े माहिरीन इकट्ठे किए हैं, रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसरान थे गवर्नमेंट पाकिस्तान के, तो उनकी रहनुमाई में एक बहुत बड़ा अच्छा डिजिटल बनाया इन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने नादरा को भी पीछे छोड़ दिया। इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया है। और साथ साथ उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने मुतबादल सिस्टम भी बनाया है। अच्छा। अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है तो मुतबादल, और वो फेल होता है तो तीसरा मुतबादल। तो ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी तो लेके आए हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हम इतने पसमानदा हैं हर मामले में, तो लेकिन हम जाते हैं डिजिटल की तरफ। अभी यहाँ अगर कोई हैक हो गया या कोई इंटरनेशनल तरीके से हमारे किसी सबोताज कर दिया, क्योंकि हमारे दुश्मन तो हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो अगर उन्होंने अगर इसको हैक कर दिया या आज के तरीके से इसको फ्लॉप कर दिया तो पूरा इलेक्शन जो है फ्लॉप हो जाएगा। इसके लिए मैं बड़ी मिसाल मैं पेश करता हूँ आपको। आप अच्छे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं। उसमें ये है कि जनाब 2002 का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी हमने एक डिजिटल UNDP के जरिए और अमेरिकन तंजीम थी IFES, इंटरनेशनल फॉर डेमोक्रेसी, उस पर इलेक्ट्रो सिस्टम IFES बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दुबई से खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस इरशाद को कि आप मैनुअल पे चले जाएं, आपने डिजिटल नहीं करना, आपने कंप्यूटर नहीं करना, आपने हर चीज मैनुअल पे लेनी है, फैक्स के जरिए रिजल्ट आएगा। और आप फैक्स तमाम मैं इसको लाइक नहीं करते, खत हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। अच्छा। तो जस्टिस इरशाद साहब ने तमाम कंप्यूटर बंद कर दिए। अच्छा। दफ्तर में कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद कर दिया और उन्होंने हुक्म जारी किया कि सब जो इतना भी रिजल्ट आएगा फैक्स के जरिए आएगा। अच्छा। और उसके बाद कंट्रोल रूम में फैक्स के जरिए टीवी बता देंगे। वो मुतमईन हो गई, उसने शुक्रिया अदा किया। अब हमारे यहाँ 2018 में तजर्बा किया और तकरीबन 18 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ। उस जमाने में 18 करोड़ की ज्यादा वैल्यू थी, तो वो भी बेकार गया। आरटीएस बैठ गया, सारी अपोजिशन आरटीएस का जो अभी तक उस पर एतराज कर रहे हैं। अब ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है जी। तो पहली बात ही आप मैनुअल दें, आप अपने जो हमारे मास्टर जो स्कूल के मास्टर हैं, प्राइमरी पढ़े हुए हैं, उनको आप ये डिजिटल चीज दे रहे हैं, उनको हम स्मार्ट अपना दे रहे हैं। अगर वहां अगर फ्लॉप हो गया, 1 लाख प्रोजाइडिंग ऑफिसर है पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान की है, अगर फ्लॉप हो गया तो आपका तो सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। तो आप ले आए मैनुअल के ऊपर। तो मैनुअल में क्या मामला है, फैक्स के जरिए रिजल्ट पहुंच जाएगा इलेक्शन कमीशन में। तो ये मैनुअल का करना, ये इंटरनेशनल तौर पे करना, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा कंवर साहब, ये बताइएगा कि ये ईएमएस और आरटीएस तो सपोर्टेड बाय नादरा था, ईएमएस आप कह रहे हैं कि ये इनका अपना इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का। बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है? क्या दोनों बस ये ट्रांसमिशन सर्विसेज ही थी, रिजल्ट्स आएंगे इनके ज़रिए और वो डाटाबेस में इकट्ठे होते जाएंगे, या ईएमएस के कोई स्पेशल फीचर हैं? वो इन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जो उन्होंने बनाया है इलेक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम, कि वो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है आपका, वही अपने लगा के रिजल्ट फॉर्म 45 और 46 का वो रिजल्ट जो है वो उसके जरिए भेजेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। तो यहाँ सारा मामला डिजिटली हो रहा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर डिजिटल नाकाम हो गया तो हमारा दूसरा मतबादल सिस्टम है, तीसरा मतबादल सिस्टम है। तो ये मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जनाब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर देसी टाइप हैं, उनको जनाब आप इतना हमें जैसे हम आप तो एक्सपर्ट होंगे, मैं तो अपने मोबाइल पर ये सिवाय आपका स्काइप पे लगाना मेरी बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, बच्चे लगा सेट करके देते हैं हमें। आज तो इसका हिसाब किताब नहीं समझ आ रही। तो वो स्कूल के मास्टर बेचारे प्राइमरी पढ़े हुए बच्चे, वो मास्टर सारे खिलाफ हो जाएंगे आपके। कंवर साहब, आप दूसरी बार ये बात कर चुके हैं, बाद में मास्टरों ने आपके खिलाफ एहतजाज करना है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की इज्जत करता हूँ, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं,
लेकिन हमारा आप अपनी सोच है, हमारी सोच है देसी टाइप। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कामयाब तजर्बा हो गया, वो हल्की फुल्की तो उसके अंदर है खुदाइयाँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाबी से अपना काम चला रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम ना बांग्लादेश में है, आपका डिजिटल सिस्टम RTS EMS ना श्रीलंका में है, ना जहाँ हमारे किसी मुल्क में नहीं है। तो वो इस लिहाज से पाकिस्तान में तजर्बे क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए कंवर साहब मैं जो समझ सका हूँ कि जो EVM इमरान खान के दौर में मुतारफ़ कराया गया था, उस पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे वही तहफ़्फ़ुज़ात समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम पर भी होंगे और ये मुतनाज़ हो सकता है, अगर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सही। ज़ाहिर है जहाँ मशीन होगी वहाँ गड़बड़ का तो इम्कान मौजूद होगा, तो इसलिए आप समझते हैं कि वही मैनुअल ठीक है ताकि किसी फरीक को तनाज़ा खड़ा करने का या उसके मुखालफत करने का या उसकी बुनियाद पर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाने का मौका मिले। यही मैं समझ सका हूँ आपकी बात। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने बहुत सही रास्ता इख्तियार, बात सही समझे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप फैक्स के जरिए रिजल्ट भिजवाते हैं तो एक रिकॉर्ड मौजूद होता है उसका। अब ये आप डिजिटल के जरिए, इंटरनेट के जरिए जब रिजल्ट जाएगा, उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर बड़ा मसाइल पैदा हो जाएगी। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसकी राय आप किसी से प्रोग्राम करें। उमर साहब पाकिस्तान के बहुत टॉप क्लास के हमारे डिजिटल एक्सपर्ट हैं, IT के बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, उनकी किसी दिन राय लें। तो मैं भी किसी दिन उनसे बात करूंगा। उन्होंने आप हैरान होंगे कि उमर साहब ने जब RTS का जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे 18 करोड़ रुपए का 2018 के इलेक्शन, उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा किस बात, हमारे दोस्त अमार चौधरी उनके साथ काम करते हैं, तो मैंने पूछा भी क्या बात हुई, उनका ये सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जब ये आर्मी चीफ को देने जा रहे थे, ब्रीफिंग देने जा रहे थे, तो मैंने इनकार कर दिया था ना, वहाँ आप ब्रीफिंग ना दें, आप नाकाम हो जाएंगे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। कहते हैं मैंने इसके ऊपर इख्तिलाफी नोट लिखा, मैंने इनकार किया। अच्छा। ये उमर साहब ने मुझे बताया। सही है। अच्छा, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ अब उमर साहब की खिदमत हासिल करें, वो बड़े वतन पाकिस्तान के IT एक्सपर्ट हैं। तो अच्छा, ये बताइए, मैं भी उससे बात करूंगा कंवर साहब, ये बताइए। कंवर साहब, आपकी हम महारत से फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI के पास बल्ले का निशान मौजूद नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की कि वो रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर मौजूद है। जिन लोगों ने कागजात जमा कराए उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार करार दिया PTI का। तो अब ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आते हैं, क्या PTI को उन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर स्पेशल सीट से कोटा मिलेगा? एक बात। दूसरा, ये इन पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट लागू होगा जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे, क्योंकि सिंबल उनके पास आज़ाद उम्मीदवार का है, डिक्लेयर अपने आप को वो PTI के कर चुके हैं। नहीं जी, हमारी एक आज़ादाना राय तो ये है जी, जब हमें आयन और कानून को जितना हम समझ रहे हैं या हमारी नाक़िस राय है जी, जब एक पार्टी का सिंबल वापस ले लिया गया, अच्छा, तो फिर उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही दुश्वारियां निशान बन गई। जब आप आधा तीतर आधा बटेर कैसे हो गया जी? पहली बात यह कि जब पार्टी का निशान वापस ले लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीह कर दी। अब यहाँ मामला ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ना पार्टी तो रजिस्टर्ड है। जब पार्टी तो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, तो आपने पार्टी का निशान तो वापस लिया ना, उनका इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ कानून के मुताबिक। हम भी मानते हैं कानून के मुताबिक नहीं हुआ, और हम भी कहते हैं कि इलेक्शन के पाकिस्तान का 22 दिसंबर का फैसला दुरुस्त था। लेकिन हमें यहाँ समझ नहीं आ रही कि आप पार्टी की रजिस्ट्रेशन जब जो है उसका क्या सवालिया निशान है। अब एक बात, मुझे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की अखबार के जरिए पढ़ा हमने कि उनके जितने भी आजाद उम्मीदवार है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी पर अपने पार्टी का जिक्र किया हुआ है, तो पार्टी का बाकायदा एफिलिएटेड पार्टी क्या है PTI। अब ये मसला पैदा होगा कि जब ये इलेक्शन हो जाएगा 8 फरवरी को, तो फिर हमारा आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 ये कहता है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं आजाद उम्मीदवारों के लिए। तो सवाब दे दिए, बेशक ज्वाइन करें ना करें, लेकिन आइन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर तहरीक इंसाफ जो है ये दो राय पे खड़ी है, तो किसको आपने किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो तहरीक इंसाफ की खत्म हो गई शनाख्त। अगर ये आजाद रहे तो आजाद रहे, उसमें तो कोई रुकावट नहीं, आजाद भी रह सकते हैं। लेकिन इस सारे बाकी ख्वातीन की रजिस्टर तो नहीं मिलेगी अगर ये पार्टी जहर है
एक आजाद उम्मीदवारों के लिए, तो पार्टी का कोटा नहीं होता आजाद उम्मीदवारों के लिए। यहाँ एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अभी से एक वजाहत कर देनी चाहिए कि आया पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।